मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने रस्सी का उपयोग किया, लेकिन रस्सी सही जगह पर पहुंच नहीं पाई, मेरे बेटे को सपोर्ट मिला नहीं। उसके बाद वो हाइड्रोलिक वाली मशीन भी आई, काफी लंबी लंबी बड़ी सी, लेकिन तब भी वो लोग रस्सी वहां नहीं पहुंचा सके। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो एसडीआरएफ वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? वो लोग बोलते नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। 3 विभाग, नोएडा पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की टीम, एसडीआरएफ की टीम के लगभग 80 कर्मचारी इस जगह पर मौजूद थे। सुबह में करीब 4 बजे वो एसडीआरएफ की टीम आई। फिर उन लोगों ने 1-2 घंटा तैयार होने में लगाया कि बोट को जाने के लिए स्लोप चाहिए। फिर उन्होंने जेसीबी मशीन मंगाया, स्लोप बनाया। 6 बजे के करीब में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। फिर मेरे बेटे का बॉडी रिकवर। लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। ये झलकियां थी जो अभी आपने सुनी। इन झलकियों के आगे की जो कहानी है वो मतलब किसी को भी झकझोर देने के लिए काफ़ी है। लास्ट सैटरडे यानी कि 17 जनवरी, उस दिन दिल्ली में काफ़ी घना कोहरा था, गुरुग्राम में भी कोहरा था। रात के करीब 12:10 हुए थे। अचानक नोएडा सेक्टर 150 के टाटा यूरेका अपार्टमेंट में रहने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए राजकुमार मेहता के मोबाइल पर एक कॉल आता है। नंबर सेव था। ये कॉल राजकुमार के बेटे युवराज मेहता का था। 27 साल के युवराज मेहता गुरुग्राम की एक एमएनसी यानी मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते थे और कंपनी थी डन हुम्बी, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, और युवराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे ही कॉल आया, रात यही आने का लगभग वक्त होता है युवराज का काम से घर लौटने का, तब तक राजकुमार साहब को ये एहसास नहीं था कि ये कॉल अपने साथ क्या मैसेज लेकर आ रहा है। फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से उनके बेटे की लरसती हुई आवाज़ आई। बेटा अपने पिता से कह रहा है कि पापा, मैं यहाँ एक गहरे गड्ढे में फंसा हूँ, पानी है, मेरी कार उस पानी के अंदर है और अब धीरे धीरे कार पानी के नीचे जा रही, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा कोहरे की वजह से, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये सुनते ही बदहवास बाप पूछता है, बेटे तुम कहाँ हो? वो बताता है कि मैं सेक्टर 150 के जो यूटर्न का मोड़ है, उसी मोड़ के पास एक नाला है और उस नाले के बराबर में एक गहरा गड्ढा, जो एक मॉल जहाँ बनना था, लेकिन उस मॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं कई सालों से, और वो ज़मीन खाली, और उसी ज़मीन में पानी भर गया करीब 7-8 फीट गहरा। पापा ने कहा, घबराओ मत, मैं पहुंच रहा हूँ। बदहवास वो घर से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं उस बताए हुए पते पर। वहाँ आवाज़ देते हैं, ढूंढते हैं, पर दूसरी तरफ से उनका बेटा नहीं मिलता। फिर वो फ़ोन करते हैं, कहाँ हो? वो बताता है कि पापा मैं यहाँ। उन्होंने कहा मैं भी यहीं हूँ। तो वो कहता नहीं, आप जो लोकेशन बता रहे हैं मैं उसकी दूसरी तरफ हूँ, आप दूसरे नाले पर पहुँच गए। पिता घबराए हुए फिर वापस भागते हैं और उसकी बताए हुए जगह पर पहुँचते हैं। फ़ोन अब भी ऑन है, बाप बेटे लगातार बात कर रहे हैं। इससे पहले जब पिता फ़ोन सुनकर घर से निकले, तब उन्होंने लगे हाथ 112 नंबर पर कॉल किया पुलिस को और कहा, ऐसे ऐसे मेरा बेटा एक गड्ढे में गिर गया है, कोहरे की वजह से रास्ता दिखाई नहीं दिया और वो पानी में है और ख़तरे में, उसकी जान बचा लीजिए। पुलिस ने फ़ौरन रिपोर्ट किया, कहा ठीक है, हमारी टीम निकल रही है। अब पिता मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस का नामो निशान नहीं। पिता लगातार फ़ोन पर है अपने बेटे के साथ। बेटा कह रहा है, पापा अब धीरे धीरे गाड़ी पानी के अंदर जा रही हूँ, शायद ये दलदल है, मुझे बचा लीजिए। पापा कहते हैं, परेशान मत हो, पुलिस को फ़ोन कर दिया, वो लोग आ रहे हैं तुम्हें बचाने के लिए। अब कोहरा ऐसा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो पापा कहते हैं कि बेटा तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ हो? कहता मैं यही हूँ आपके सामने, पर क्या कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तब बेटे ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई
और लाइट जलाकर कहता है कि पापा देखो मैं इस तरफ हूँ। जब लाइट जली एक रोशनी दिखी तो पापा को दिखाई दिया अंधेरे में कोई रोशनी आ रही है, बेटा अब भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर बेटा कहता है कि अब पानी कार के अंदर भरना शुरू हो गया, मैं किसी तरीके से कार की सीट से निकलकर कार की छत पर आ गया हूँ। नीचे दलदल भी है, पानी भी है। धीरे धीरे कार नीचे की तरफ, बेटा कार की छत पर। कहता पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। करीब रात के 12:10 पर बेटे ने कॉल किया था। अगले 15 मिनट के अंदर अंदर पिता उस जगह पर थे। पुलिस को फ़ोन किया जा चुका था, लेकिन पुलिस आती है करीब 25 मिनट के बाद। पुलिस मौके पर आती है, पिता अब हाथ जोड़ा, मेरे बेटे को बचा लो, सामने है। पुलिस कहती है दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा वो रोशनी जो दिखाई दे रही वही है। पुलिस वाले झांकते हैं, देखते हैं, कहते हैं इधर तो गहरा पानी है, ठंड है, कड़कड़ाती सर्दी है, इस पानी में कैसे उतरे? और हमारे पास ऐसे बचाने का कोई तरीका ही नहीं है। पिता हाथ जोड़ते हैं। पुलिस वाले कहते हैं रुकिए मैं कुछ करता हूँ। पुलिस वाले फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं फायर ब्रिगेड से भी हो पाएगा कि नहीं। तब एसडीआरएफ को फ़ोन किया जाता है, जो ऐसे बचाव कार्य में महारत हासिल रखती है। इन दोनों को किया, इधर पुलिस वाले खड़े हुए हैं। बेटा लगातार फ़ोन पर पापा से गुहार लगा रहा है। वक्त बीत रहा है। तभी वहाँ से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। उसने देखा यहाँ पे पुलिस है, पिता चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और फिर उसने सुना कि पुलिस वाले से वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बचाओ, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम इस ठंडे पानी में उतर नहीं पाएंगे। बेटे तक पहुंचना तो दूर की बात है। पता नहीं क्या हुआ, उस डिलीवरी बॉय को लगा कि ये क्या हो रहा है। सामने पूरी पुलिस वाले खड़े हैं, पर बचाने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा। तब तक कुछ 2-4 राहगीर जो थे वो भी पहुंच चुके थे अपनी कार रोकी साइड में। हालांकि कोहरा भी बहुत घना, लेकिन सब जानते हुए भी कोई मदद के लिए आगे 2 हाथ नहीं बढ़ रहा है। उस डिलीवरी बॉय को बड़ा अजीब लगा। उसका नाम मोनिंदर था, है बल्कि। उसने भी कहा कि अरे बचाओ। पुलिस वालों ने कहा भैया हम कैसे जाएं, पानी ठंडा है। तब तक फायर ब्रिगेड वाले आ गए। फायर ब्रिगेड वाले भी वहाँ पहुँचकर उसके बाद कह रहे हैं कि हम कैसे जाएं, कैसे बचाएं, हमें पता नहीं। मोनिंदर को लगा ये क्या तमाशा, एक शख्स सबकी नज़रों के सामने धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा और कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। उस डिलीवरी बॉय ने कहा कोई बात नहीं, मैं उतरूंगा। उसी ठंडे पानी में जिसमें उतरने से नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग और तब तक एसडीआरएफ की टीम भी आ गई थी। कोई आगे नहीं बढ़ रहा। मोनिंदर पानी में कूद पड़ा, रात के अंधेरे में, घने कोहरे में। इसके बाद वो पानी में तैरता रहा। वो अच्छा तैराक भी था, लेकिन उसे कहीं युवराज दिखाई नहीं दिया, न उसकी कार। तब तक उसकी मोबाइल की जो लाइट जल रही थी वो भी बंद हो चुका था। 20-25 मिनट तक या लगभग आधे घंटे तक मोनिंदर उस रात, जब तापमान 3-4 डिग्री भी नहीं, उस ठंडे पानी में तैरता रहा, एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसे वो जानता तक नहीं। और दूसरी तरफ वो पुलिस, वो फायर ब्रिगेड, वो एसडीआरएफ की टीम वहीं पर है, जिनका काम ही है, फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है लोगों को बचाना। वो किनारे बैठे हुए तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहे हैं। आधे घंटे की मेहनत के बाद मोनिंदर को लगा कि अब वो और ज़्यादा पानी में नहीं रह सकता, जम जाएगा। वो वापस किनारे पर आता है, कहता मैंने पूरी कोशिश की पर मुझे वो लड़का दिखाई नहीं दिया, ना उसकी कार। अब इधर एसडीआरएफ की टीम भी है, फायर ब्रिगेड वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। ये 3 अलग अलग एजेंसियों के करीब 80 जवान अफसर धीरे धीरे करके वहाँ इकट्ठा हो गए। रात के करीब 1:45 हुए, 1:45, मतलब युवराज को उस पानी में, उस कार से गिरते हुए उस गड्ढे में 1.25 घंटे हो चुके थे, लगभग 85 मिनट। मोबाइल कट जाता है। जिस फ़ोन से बाप और बेटे बात कर रहे थे वो संपर्क टूट जाता है, मोबाइल की लाइट बंद। पिता अब आवाज़ दे रहे हैं बिना फ़ोन के कि युवराज तुम कहाँ हो, ठीक हो। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 4 बजे के आसपास एसडीआरएफ की टीम अपनी अब तैयारी शुरू करती है। आने के बाद भी टाइम लिया कि अब कैसे करना है। इससे पहले ये हुआ कि फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम रस्सी फेंकती है अंधेरे में उसी पानी की तरफ,
कि शायद वो रस्सी युवराज तक पहुंच जाए और वो उसे पकड़कर बाहर आ जाए। रस्सी भी छोटी पड़ गई और रस्सी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। पिता वहां मौजूद तमाम पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड वाले के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि क्या आप में से कोई स्विमर, कोई तैराक नहीं है जो तैराकी जानता हो? अगर जानता हो तो पानी में उतर जाए, मेरे बच्चे की जान बच सकती है। पर वहां कोई भी पानी में उतरने को तैयार नहीं। पुलिस वालों ने कहा कि इस जहाँ पे वो गड्ढा है उससे पहले जो दीवार है वहाँ पर लोहे की सरिया है, अगर रात के अंधेरे में गए सरिया चुभ सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, और पानी बहुत ठंडा है, उतर नहीं सकते। 4 बजे एसडीआरएफ की टीम ने अपने ऑपरेशन की शुरुआत की। जैसे भी जो उतरना है पानी में, 2 घंटे तक तैयारी की। इसके बाद 6 बजे अब सुबह होने लगी, राहगीर, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वो सब भी भीड़ देखकर रुक रहे हैं। पर तब तक 6 घंटे हो चुके थे। युवराज को उस जगह गिरे हुए, मोबाइल बंद हो चुका था, बत्ती बुझ चुकी थी, कार कहीं दिखाई नहीं, युवराज खुद नजर नहीं आ रहा। 6 बजे एसडीआरएफ की टीम उस पानी में उतरती है, इधर उधर तलाशती है, फिर बाहर आती है युवराज को लेकर। पानी में गिरने के 6 घंटे बाद नाकामी में लिपटी ये कामयाबी एसडीआरएफ को तो मिल गई, लेकिन युवराज जब बाहर आया तब जिंदगी नहीं थी, सांसें रुक चुकी थी। युवराज की लाश बाहर आई थी, युवराज जिंदा बाहर नहीं आया। 3 एजेंसियां, 80 से ज्यादा लोग, 6 घंटे का वक्त, और एक शख्स जो एक भरे पूरे शहर के बीचों बीच 6-7 फीट गहरे पानी में कार समेत गिरा है, उसको बचाया नहीं जा सका। हम बड़े बड़े ऑपरेशन, बड़े बड़े बचाव राहत काम की बातें करते हैं। यहाँ नोएडा जैसे शहर के अंदर एक नौजवान 6 घंटे पानी में, 1.25 घंटे फ़ोन पर लाइव, और फिर भी उसकी ज़िंदगी बचाई नहीं जा सकी। ये युवराज की कहानी है, 27 साल के युवराज की। पिता राजकुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। युवराज की मां की कुछ साल पहले ही बीमारी से मौत हो गई थी। युवराज और उसकी सिर्फ एक बहन अपने पिता के साथ रहते थे। अभी हाल में ही युवराज की बहन की शादी हो गई। बहन शादी कर यूनाइटेड किंगडम पहुंच गई, यानी ब्रिटेन, और वो वहीं रह रही थी अपने पति के साथ। यहाँ नोएडा सेक्टर 150 के इस टाटा यूरो के अपार्टमेंट में युवराज अपने पिता के साथ रह रहा था। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहाँ से उसका अपार्टमेंट करीब 600-800 मीटर की दूरी पर। जिस जगह यह हादसा हुआ वहाँ से पुलिस चौकी कुछ ही दूर पर। जिस जगह यह हादसा हुआ वहाँ से पुलिस स्टेशन भी बहुत दूर नहीं। हाँ, एसडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से आई थी, फायर ब्रिगेड की टीम भी नोएडा से ही आई थी। हुआ ये था कि 17 जनवरी यानी सैटरडे को युवराज रोज़ाना की तरह गुरुग्राम अपनी कंपनी में गया था नौकरी करने के लिए। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अचानक सैटरडे को दिल्ली में वापस कोहरा लौटा था। फ्राइडे तक मौसम ठीक था, साफ था। उस दिन कुछ घना कोहरा था। सेक्टर 150 अपने घर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक सेक्टर 150 पे एक यू टर्न है। वहां तक युवराज ठीक पहुंचा। युवराज के फादर के हिसाब से उसने हमेशा कानून का पालन किया, कभी उसने गाड़ी तेज नहीं भगाई। वहां तक ठीक पहुंचा। अब जहां पर यू टर्न लेना था उसके बाद सामने एक बहुत नीची सी दीवार है। उस दीवार के पीछे नाला है और नाले के बाद वो जो खुली सी जगह है जहां पानी जमा हुआ है। वो पूरा फील्ड जो है वो असल में किसी मॉल को बनाने के लिए लिया गया। मॉल का कंस्ट्रक्शन रुक गया, लेकिन अथॉरिटी ने ना वहाँ पे दीवार खड़ी की, ना उस पानी को निकालने की कोशिश की, और जहाँ से यू टर्न है वहाँ आगे ना कोई बैरिकेडिंग, कुछ नहीं लगाया। अब आप ऐसे समझिए कि एक शख्स सामने से चला आ रहा है, यहाँ से उसे यू टर्न लेना है, और अगर यू टर्न नहीं लेता और यहाँ से सिर्फ वो 5 से 10 मीटर आगे जाता है तो सामने नाले में गिरेगा। और दीवार घुटने से भी नीचे तक की है, मतलब बचाव का कोई मतलब नहीं। तो जहाँ यू टर्न है कायदे से वहाँ पर, और सामने खासतौर पर खाई है एक तरह से,
तो वहाँ बैरिकेडिंग होती है, वहाँ सेफ्टी के और भी मेजरमेंट होते हैं, और ये काम नोएडा अथॉरिटी के अंडर आता है। तो जब युवराज वहाँ पहुँचा तो यूटर्न, कोहरे की वजह से यूटर्न दिखाई नहीं दिया, न दाएं न बाएं न सामने। उसे लगा ये सड़क अभी भी सीधे जा रही है, तो यूटर्न लेने की बजाय वो सीधे चला गया, सिर्फ 5 से 10 मीटर, और सीधे गया तो गाड़ी सीधे खाई। मतलब अगर आप 20 की स्पीड में भी गाड़ी चला रहे हैं कोहरे में, तो भी आपको खाई में वहाँ पे या उस गड्ढे में गिरना तय है, क्योंकि सामने आपको रोकने के लिए कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी न बैरिकेडिंग है, न दीवार इतनी ऊंची है कि आपकी कार टकरा कर वहीं रुक जाएगी। ये काम नोएडा अथॉरिटी का था, ये काम ट्रैफिक पुलिस का था कि अगर यूटर्न है तो आपको वहाँ पर सेफ्टी मेजरमेंट लेना होगा। तो जब युवराज आया, अपनी गाड़ी ले गया, कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया, यूटर्न उसे लगा आगे है, और वो सामने उस गड्ढे में जा गिरा। 27 साल की एक जवान मौत। अब इस पे तमाम बातें हुई। पुलिस वाले कह रहे हैं हम परिवार के साथ खड़े हैं। एक डीसीपी हैं वहाँ के, राजीव मिश्रा, शुरू में आपने उनको सुना होगा, आखिर वो कह रहे हैं बहुत दुखद घटना हुई और पूरी हम सारे पुलिस वाले उनके परिवार के साथ खड़े हैं। सच में ये परिवार के साथ खड़े थे डीसीपी, लेकिन ये और इनकी पूरी पुलिस टीम सिर्फ खड़ी थी, किया कुछ नहीं। पल पल मौत के मुंह में जाते एक शख्स को बचाने के लिए नोएडा जैसे शहर में किसी दूर दराज, किसी पिछड़े इलाके में ऐसा इंसिडेंट हो तो बात समझ में आती है। किसी शख्स को बचाने के लिए क्या 85 मिनट काफ़ी नहीं, 85 मिनट्स, 1.25 घंटे तक, बल्कि 85 मिनट से भी ज़्यादा। वो शख्स जिंदा था, खुद लड़कर कार की छत तक पहुंचा, पिता को फ़ोन कर रहा है, पिता से मदद मांग रहा, पिता पुलिस से मदद मांग रही है, पुलिस फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम से मदद मांग रही है। और इन सबको आईना दिखाया एक डिलीवरी बॉय ने। जब कोई जो ट्रेंड है इस काम के लिए, जो बचाने के काम में माहिर है, सिर्फ ठंड और ठंडे पानी की वजह से वो अंदर नहीं जा रहे, या लोहे का सरिया है कुछ हो ना जाए, पर इनको ये सारी ट्रेनिंग मिलती है। और एक वो शख्स जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, ना वो इस परिवार से ना जानता है, ना उसने कभी ट्रेनिंग ली है, ना उसे बाकी चीज़ पता है, सिर्फ इंसानियत के नाम पर जब उसे देखा कि हाँ सब बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, वो पानी में कूदता है। कम से कम कोशिश तो की उसने बचाने की, बेशक बचा नहीं पाया। ऐसे हादसे पर और ऐसी मौत पर बहुत अफसोस होता है। मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं कि ये मौत सिर्फ युवराज की हुई है, और क्या ये युवराज की मौत युवराज की ही मौत है, या फिर ये सिस्टम की मौत है, उस सिस्टम की जो दावे तो बहुत करता है। लेकिन अगर नोएडा जैसे शहर में किसी को बचाने के लिए इतना वक्त भी काफ़ी नहीं है, तो फिर कैसा सिस्टम। और अब जब युवराज की मौत को लेकर लोगों में गुस्सा है, सोसाइटी के लोग जस्टिस फॉर युवराज की मांग को लेकर मुहिम चलाने लगे, मीडिया में खबरें आ गई, तो अब यही कि चलो इनके गुस्से को शांत करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं। तो देर शाम खबर आई कि नोएडा के जो अथॉरिटी के सीईओ हैं उनको हटा दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जांच करेगी युवराज की मौत की। अब इसमें जांच क्या करना, सारी सच्चाई तो सामने है। एक शख्स लाइव अपने फादर के साथ है, मोबाइल के ज़रिए डूब रहा है, कोई बचा नहीं रहा है, कोई पानी में उतर नहीं रहा है। जांच का मतलब हमारे देश में ये होता है लोगों को भटकाना, गुमराह करना, और जब तक रिपोर्ट आएगी हम आप सब भूल चुके होंगे, युवराज को भी भूल जाएंगे, फिर किसी दूसरे युवराज के साथ ऐसा हादसा होगा, फिर तब बात कर लेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन सोचेगा ज़रूर कि युवराज की मौत क्या सिर्फ युवराज की मौत है। अफसोसनाक कहानी मित्र हैं।